can start. People are joining, people are dropping off, but still we have like a lot of admins here. मुझे अभी क्योंकि सिंस आई एम नॉट मेरी आवाज आ रही है, इज इट ऑडिबल? हाँ जी अमित जी, आ रही है. ऑलराइट So ऑलराइट to all the audience, this meeting we are recording it. So if anybody has any problem, they can drop off. और ऑलराइट दे कैन सेल्फ अनम्यूट देम, आई मीन वो खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बट मेरा जो आपको था, बिकॉज सिंस आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप फॉर फ्यू डेज, मुझे बहुत सारे ऑफ लेट आई स्पीक टू ऑल ऑफ यू. अजय ने भी बताया, बहुत सारे लोगों ने भी मुझे बताया कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ग्रुप में. बैलेंस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है. पीपल आर कमिंग विद देयर ओन सॉर्ट ऑफ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट्स और सजेशंस. सो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. बट कीपिंग दैट असाइड, आप लोग उसके बारे में मुझे बाद में पूछ लेना. But keeping that part aside, there are a few discussions which have happened in last week or so. There frequent discussions हुए हैं, काफ़ी frequent हुए हैं. मतलब कल I remember yesterday I was there with CR. Day before yesterday I was with him for about 4.5 hours on Sunday. Yesterday also for about 5 hours. Day before is Sunday also. On Saturday also I think I was there for a few hours. So there are a lot many things which are kind of being explored in a various forums. उसका आप लोगों से ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं और उनको हैंडल किया जा रहा है. तो उसमें कुछ एक इश्यूज ऐसे थे जिसमें सिंस आई एम बीइंग पार्ट ऑफ दोज इश्यूज, टू बी काइंड ऑफ कंसल्टिंग देम. इनिशियली तो मैं एज अ बायर, इनिशियली जब आपको पता है व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, इट वाज मोस्ट ऑफ अ बायर एंड अ रिसीवर रिलेशनशिप. नाउ वो रिलेशनशिप थोड़ा मेच्योर हो चुका है इन एन ईयर्स टाइम, एंड इट्स मोर ऑफ अ कंसल्टिंग experience, which is now being explored, wherein they used to call me for certain issues. We talk about it, various issues. अभी मैं कस्टमर डेटा को लेके पीछे कल पूरा 3-4 घंटे हम लोगों ने कस्टमर डेटा पे काफ़ी कुछ बातें की, डिस्कशंस किए. perhaps we agreed to certain points कि कस्टमर डेटा को कैसे और यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, and how can we use this data as a वन स्टॉप सोल्यूशन, और रिसीवर वेबसाइट को कैसे वन स्टॉप सोल्यूशंस बनाया जाए फॉर मल्टीपल चीज़ों को लेके, जैसे कि टू कीप ऑल थिंग्स इंटैक्ट. फॉर एग्जांपल जो इश्यूज हैं कि पेमेंट का जब वहाँ पे कोई पढ़ता है, एडवाइजरीज वहाँ पे हैं, बट सिंस बायर्स आर नॉट रियली रीडिंग दोज एडवाइजरीज, परहैप्स दे आर नॉट इवन लुकिंग इनटू द ग्रुप्स चैट्स एंड ऑल, और वो दे आर कमिंग अप विद ऑल दीज सॉर्ट ऑफ एन क्वेश्चंस जिसका कोई आंसर नहीं है और रिपीटेटिव आंसर देने का कोई फायदा नहीं है. दैट वाज द रीजन आई ऑलवेज से डू नॉट स्पैम द ग्रुप. आप लोग भी वही करें. इसी अब हमारा जॉब यहाँ पे, वी आर नॉट अ हेल्प डेस्क फॉर एनीवन, बिलीव मी. आप सब एक समझदार एडमिन्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हैं. अगर कोई बायर ऐसा है जो ओकेशनल राइजर है, उसकी हेल्प कर दो, उसको बता दो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बट डू नॉट स्पून फीड एनीवन. द मोमेंट यू कीप फीडिंग एनीवन और यू स्टार्टेड रिप्लाइंग टू एनीवन for unnecessary questions, you will get into multiple interpretations. एक कोई कुछ पूछेगा, उसका इंटरप्रिटेशन आपको कुछ मिलेगा, मेरे को कुछ मिलेगा. We all have a different IQ and different level of IQs, and perhaps we all are engaged into various discussions जहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा होगी, डिफरेंट होगी. हर किसी की अंडरस्टैंडिंग है. सो आई गो बाय फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जो सेंचुरियन से रिलेटेड अभी पिछले 3-4 दिनों में जो हमने बात की है. आज मैं नहीं गया वहाँ पे, बिकॉज देयर वर 3 दिन से लगातार मैं जा रहा था, तो आज नहीं गया, बट परहैप्स 1-2 दिन में और होगा. सो देयर आर 2-3 प्लान डिस्कशंस व्हिच हैज कम अराउंड O2 वैली का. आई डोंट नो हाउ मेनी, इज देयर एनी एडमिन ऑफ O2 वैली, because they at O2 Valley people are asking me again and again कि हमारा customer data नहीं है. So since I don't know if they are here, but I'll put it on record. O2 Valley का डेटा अपलोड होने में टाइम लग रहा है. कल मैंने वो खुद देखा है, एसर्टेन किया है वो डेटा रिसीवर के पास. द ओनली प्रॉब्लम विद दैट डेटा इज कि जो वो डेटा उनको O2 Valley से मिला है, उसमें ना किसी के ईमेल है, ना किसी का फोन नंबर है. नाउ
आप कस्टमर डेटा जो देखते हो, दैट कस्टमर डेटा विंडो विल बी ट्रांसफॉर्म्ड ईच एंड पीरियोडिकली। जो पहले था वो थोड़ा सा चेंज होगा, उसके आगे कुछ और अपग्रेड होगा, ऐसे अपग्रेड होते होते, क्योंकि we cannot wait for 1 month 2 months to get everything updated in a one go, and then then buyers can do it. तो वो धीरे धीरे अपग्रेडेशन प्रोसेस है। कल एक अपडेट जो मैंने खुद डाला था, उस अपडेट में ये लिखा था कस्टमर डेटा में रिपीटेटिव मिस्टेक्स मत कीजिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप कल देखेंगे, वो पहले जो ओटीपी वाला फंक्शन था, वो परसों जब हम बैठे थे, आई वाज टॉकिंग टू हरजीत, द आईटी हेड ऑफ रिसीवर। वी वर सिटिंग फॉर अबाउट क्लोज टू 4 hours, वी वर टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स। तो इसमें से वन पार्ट ये था कि जैसे किसी ने अपना अपडेट कर दिया है, दे वर नॉट एबल टू रीजनरेट इट एंड टू लॉग इनटू देयर पेज। तो वो एक बार ओटीपी जनरेट हो जाता था, फिर उसके बाद वो उनको बोलता था कि आपका सबमिटेड है, एंड देन अगर आपको दोबारा करना है तो ईमेल भेजो। देन जब हमारा ये बात हुआ, ये सारी चीजें हुआ, तो आई आस्क्ड देम नॉट टू डू इट, और उनका देयर आर सर्टेन बेसिस जिसके पीछे उनका कुछ एप्रीहेंशन था, उसको हमने दूर किया। देन वो इट्स नाउ अगेन इट्स ओपन, हर कोई इसमें कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्वैपिंग पहले नहीं थी, अब स्वैपिंग का ऑप्शन उसमें आया है। स्वैपिंग ऑप्शन डज नॉट मीन कि आपको स्वैपिंग का राइट मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, स्वैपिंग का ऑप्शन जो उसमें दिया गया है, वो अब दोबारा से आप रीजनरेट कर लीजिए अपना पासवर्ड, जाइए और वहां पे जब मेरी डिस्कशन हुआ, आई आस्क्ड देम एवरी डेटा जो भी आप फीड कर रहे हो ना डेटा, वो सिंक्रोनाइज हो रहा है आपके उनके मास्टर डेटा पे जो उनके सर्वर पे है। आपने वहां पे सपोज अपना कोई डेटा चेंज किया, वो वहां पे अपडेट हो जाएगा उनके पास जो मास्टर डेटा है, और जो उनके पास सर्वर है उसमें सेव हो रहा है। अब एक जिसको बोलते हैं कि हम सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी जब बनाते हैं, तो वी यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट हर चीज बाद के लिए ना हो। तो उसमें आप देखेंगे जो अभी नया अपडेट हुआ है, जब से ओटीपी ओपन हुआ है, उसमें एक आधार कार्ड का ऐड हुआ है, उसमें एक पैन कार्ड का ऐड हुआ है। द there are various contemplations of this, हमने क्यों किया उसका बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम नहीं जाएंगे अभी, लेकिन वो उसमें आप लोग दोबारा अपडेट कर सकते हैं। पहले ये था कि जब भी हम अपडेट करते थे, वो एक सेपरेट कॉपी बनती थी, जैसे अमित गुप्ता ने 4 बार कर दिया तो वो 4 बार बन जाती थी उनके पास। नाउ इट इज नॉट हैपनिंग। अब जो भी मैं करूंगा वो उस पर अपडेट होता चला जाएगा। तो अभी उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, स्वैपिंग है, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट। स्वैपिंग में अगर किसी को ये लगता है दैट दे आर एंटाइटल्ड, दे हैव टू पुट देयर रीजन। जैसे आप वहां पे जाएंगे, वो स्वैपिंग के लिए यस करेंगे या रिफंड के लिए यस करेंगे। नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, रिफंड कोई नहीं होगा, ना भविष्य में इसकी कोई स्कोप है, ना आगे उसका कुछ फ्यूचर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिफंड अगर चाहिए है, किसी का कोई वैलिड रीजन है, तो रिफंड और स्वैपिंग का एड ऑन उसमें इसलिए किया गया है, जस्ट टू नो हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर स्वैपिंग एंड हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर रिफंड, जस्ट टू असर्टेन द फिगर्स। उसका आगे डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स वेरी अनसर्टेन, कब होगा किसी को नहीं पता। बट अगर किसी को स्वैपिंग चाहिए है या किसी को रिफंड चाहिए है, तो वहां पे अपना रीजन लिखें, वो जरूर वहां पे स्पेसिफिक कॉलम है, और उसको अपडेट करें। कोशिश करें कि जब आप अपना अपडेट करते हैं, जैसे आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी, आपने पहली इंस्टॉलमेंट के पहले अगर कोई अपडेट किया होगा, अब आपने एक इंस्टॉलमेंट दे दी है, अब आप उसको दोबारा अपडेट कर सकते हैं कि मेरे इतनी थी, अब मैंने इतना पैसा और दे दिया, तो आपका नया जो अमाउंट है वो वहां पे चढ़ जाएगा, और उसका बैलेंस आपको वहीं पे दिखता रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग मतलब हम उसको एनालाइज करें, इससे ज्यादा बेटर है कि ये ऑप्शन कंटेम्पलेशन के बाद बायर्स को दे दी गई है। रिसीवर एंड दिस पोर्टल विल नॉट गिव यू एन ऑप्शन और गिव यू द इंफॉर्मेशन कि आपने कितना दिया, उसके कुछ रीजंस हैं। दैट आइडिया बिहाइंड इज टू कीप दैट रिकॉर्ड सेफ एंड सिक्योर विद द रिसीवर। आप कितना भर रहे हो, आपका कितना बैलेंस है, यू कम अप विद योर फिगर विच विल बी मैच्ड विद द रिसीवर्स फिगर ऑन अ लेटर ओकेशंस। इसीलिए आप अगर कोई अपडेट करते हैं तो अपने इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उसको अपडेट करिए। आपने आज 15 सितंबर को अपना अपडेट कर दिया, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 30 नवंबर को आएगी। 30 नवंबर के बाद जब आप करेंगे तो उसमें अपडेट कर दीजिए, पेमेंट का करना होगा, एंड कीप दैट रिकॉर्ड विद यू। तो दैट वाज द
कस्टमर डेटा पार्ट ऑफ इट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट. उसमें बहुत सारे अभी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे. व्हाट आई हैव प्रपोज देम टू मेक अ कस्टमर लॉगिन फॉर एवरीवन. लेट्स से अमित गुप्ता जा रहा है, ओटीपी से जा रहा है, इट इज बेटर कि वहां पे एक लॉगिन क्रिएट हो जाए विद योर नेम or your email ID or your password, so that if Sunil or Ajay or anyone wants to go, वो वहां पे जाए, लॉग इन करे. जैसे ही वो लॉग इन करेगा उसको एक मास्टर डेटा अपने आप में दिखेगा कि आपने इतनी पेमेंट कर दी है, दिस इज योर पेमेंट रिसिप्ट, दिस इज योर यूको रिसिप्ट, दिस इज योर रिकॉर्ड. अगर किसी को पेमेंट करना है तो वो पेमेंट पे जाएगा, वो यूको पे क्लिक करे, वहां पे यूको नहीं जाना पड़ेगा, वहीं क्लिक करेगा एंड ही विल बी राउटेड टू यूको. अब सपोज किसी को अपना डेटा अपलोड करना है, बीबी अपलोड करना है, वो वहां पे बीबी अपलोड कर देगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल कि ये प्रोसेस अभी 3 से 4 महीना हो सकता है और ले ले. एक पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने की का जो प्रपोजल है, या जिसको हम लोग पिछले 2-3 दिनों में हमने काफी कुछ इसके ऊपर वर्कआउट किया है, तो वो अब उनका जो आईटी हेड हरप्रीत इज वर्किंग ऑन इट. एंड आफ्टर वंस द रोड मैप इज देयर, you will see that website totally transformed into a one stop solution for everyone. तो slowly and gradually, do not play with your data. हर दिन जाके उसको अपडेट मत करिए, एक बार कर दीजिए, रिकॉर्ड बना लीजिए. और आपको अपडेट करने की जरूरत तभी होगी जब आप पेमेंट करते हैं. डू नॉट गेट इनटू अ हरी कि मेरे को हर दिन अपडेट करना है. हर दिन अपडेट करने का कोई जरूरत नहीं है. और ये प्रॉब्लम अब सॉल्व है. जो आप लिखोगे वही उनके डेटा में लिखा जाएगा या वहां पे ट्रैक होगा. अच्छा, इसके अलावा we had have various discussions. बैंकिंग का लास्ट हियरिंग में जो था, वहां से कुछ मामला आगे बढ़ा है. बैंकिंग में पिछले बार कोर्ट ने जो बैंक्स को, आरबीआई को बोला था कि यू पुट एन एफिडेविट सेइंग दैट कि आपका कोई रेगुलेटरी कंप्लायंसेस तो नहीं है, क्योंकि जितने भी बैंक हैं, एवरीबडी नोज दैट दे आर प्लेइंग अराउंड. चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे कुछ भी हो. रिसीवर ने बैंकों को बोला, बैंकों ने उनको बोला कि नहीं, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, हमको आरबीआई अलाउ नहीं कर रही है. देन ही अप्रोच्ड आरबीआई. आरबीआई ने उनको बोल दिया कि बैंक्स आर इंडिपेंडेंट. सो इट्स कैट एंड माउस रेस गोइंग ऑन. अभी द गुड पार्ट ऑफ इट इज 24 सितंबर को एक लेटर उन्होंने, आरबीआई ने लिखा हुआ है इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को, आईबीए को. एंड दे हैव explicitly mentioned that they need to, all these banks needs to expedite their decision making vis-a-vis housing loan और vis-a-vis project financing. आरबीआई में जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की बात हो रही है, उसमें हमारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे हैं. रिसीवर हैज डन अ वंडरफुल जॉब. उन्होंने हर प्रोजेक्ट का एक प्रोफाइलिंग बनाया है. वो प्रोफाइलिंग इज लाइक अ बुकलेट, कि जैसे सपोज कोई बैंक उठाता है, सेंचुरियन पार्क की बुकलेट उठाएगा, ही विल गेट टू नो कितनी अनसोल्ड है, कितनी सोल्ड है, कितना एफएआर है, कितने बायर्स हैं. ही विल गेट अ होलिस्टिक व्यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बैंक. सो उन्होंने एक ब्रोशर बना के ऑलरेडी तैयार कर लिया है. मैं अभी मेरी पिछली मीटिंग्स हुई थी, अभी संडे को जो मीटिंग हुई थी, वी हैव हैड अ लॉन्ग डिस्कशन. आप लोगों को याद होगा, मैंने एक प्रोजेक्ट प्रोफाइलिंग मार्च में भी बनाई थी, एसबीआई का जब प्रपोजल आने वाला था उसके पहले, सो दैट वी कैन पिच इन विद मोर फोर्स, which will give impetus to our vision of putting certain cash negative positives into the SBI model. इस बार again I have given him a comprehensive background of the terrace homes part of it, and I'll assure you all कि उन्होंने जो मुझे assurance दिया है, bank financing में the first brochure which will be put to banks, with all due respect to his cooperation that we are getting, सेंचुरियन का टेरेस होम्स का जो ब्रोशर रहेगा, इट विल बी पुट अप टू द बैंक्स फर्स्ट along with others, but हमारे में there are certain things which are positives as far as the other projects are concerned. ब्रोशर जब भी जाएगा तो सबका ही जाएगा. it would not have any impartiality कि इसका नहीं रहेगा, उसका नहीं रहेगा, हर प्रोजेक्ट का रहेगा. बट मैंने जो उनको अपने तरफ से जो प्रपोजल दिया है, वो ये दिया है कि whenever you put a brochure to banks, make a point कि हमारे 3 phase is already banked by SBI, so that any bank who is coming to my project would probably know कि एक SBI ने already invest कर रखा है. That is a very big plus point for all of us, कि अगर कोई बैंक आता है और उसको ये पता रहता है कि SBI ने already कर रखा है, they would not have any apprehensions, just to expedite it.
तो रिसीवर और हमारा जो डिस्कशन हुआ है इसके हिसाब से रिसीवर हैज assured me by September, we are sitting in October, we are anticipating by September we would be able to get bank financing in terrace homes. So that was the one part of it. Second, I keep on getting calls, बहुत सारे लोग रिसीवर को भी फोन कर रहे हैं, एनबीसीसी को भी कर रहे हैं, एवरीबडी इज आस्किंग एवरी सेकेंड डे, आज ईंटा लग रहा है, कल बैरिकेटिंग हुई है, आज इसका टेरिस में इसका इस टावर का काम नहीं हुआ है, ट्रॉपिकल में उस टावर का काम नहीं हुआ है. प्लीज डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ योर ओन सेल्फ. आप सब, मैं आपको नहीं एड्रेस कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग सिंस यू ऑल आर एडमिन, यू ऑल आर हैंडलिंग अ ग्रुप. कोई भी बायर उसमें आता है, प्लीज मेक देम अंडरस्टैंड दैट्स नॉट हाउ द कंस्ट्रक्शन वर्क्स गोज ऑन. एक माइलस्टोन्स बनाया गया है जो मैंने ग्रुप में डाला था कि पहले 3 महीने में क्या होगा, पहले 6 महीने में क्या होगा, उसके 6 महीने के बाद क्या होगा. आप उसको जरूर देखें. पहले 6 महीने में जो हमारे टेरेस होम्स और ट्रॉपिकल में जो होना है, जो पहले हो रहा है, वो माइलस्टोन्स तो उनको पता है. टेरेस और ट्रॉपिकल के बायर्स जो भी जाते हैं प्रोजेक्ट पे, वो जाने के पहले ये जरूर समझें कि हमारा माइलस्टोन्स क्या है. हमें 0 to 6 months में प्रोजेक्ट सैनिटाइजेशन है, क्लीनिंग है. प्रोजेक्ट सैनिटाइजेशन क्लीनिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आज आपका वहां आपने ईटा रखा हुआ देख लिया तो आपने आके ग्रुपों में चिल्लाने लग गए कि वहां ईटा लग गया और ए ब्लॉक में ईटे का काम चल रहा है. नो, इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस. प्लीज अंडरस्टैंड. सैनिटाइज जो 0 से 6 महीने का जो टेन्योर है, उसमें क्या होगा कि आपके जो 24 टावर है, 26 टावर्स हैं, 22 टावर कुछ टेरेस के हैं और 4-5 टावर ट्रॉपिकल के हैं, इनकी एक बैरिकेटिंग होगी पूरी आगे से पीछे तक पूरी. एंड दैट एरिया यू नो इट, ट्रॉपिकल कहाँ पे है और टेरेस का ए ब्लॉक कहाँ पे है, ये पूरा बैरिकेड होगा. इसमें लोहा लगता है, तो जो आप लोहा देखते हैं वीडियोस में या जो पिक्चर्स में, वो लोहा घर में लगने के लिए नहीं है, वो उसको बैरिकेटिंग के लिए यूज हो रहा है. उसके चीजें की जा रही हैं. अब बैरिकेटिंग एक पार्ट है. प्रोजेक्ट की पूरी क्लीननेस, जब प्रोजेक्ट की इनसाइड और आउटसाइड की क्लीननेस हो रही है, दैट इज वन वर्क गोइंग ऑन. बैरिकेटिंग इज अ पैरेलल वर्क गोइंग ऑन. अब जब क्लीननेस होती है ना, तो जो ईंटें लगे हुए हैं, पुराने हो चुके हैं, जो आयरन्स लगे हुए हैं, रस्टी हो चुके हैं, ये सारी चीजों को वहां से निकाला जा रहा है. निकालने के बाद उनको बाहर लाया जाएगा, कहीं रखाया जाएगा. जो यूजफुल होंगे उनको किसी दूसरे चीज में यूज किया जाएगा, खराब होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा. तो वो एक पार्ट है. ये पूरा काम जो है 6 महीने का है. इट डज नॉट, और इसी में आपका जो सैंपल फ्लैट बनने हैं, ये सारे चीजें 6 महीने के अंदर में होंगी. सो दैट कल को अगर कोई बायर जाता है और वो ये देखता है कि अरे टेरेस होम्स में 10 लेबर लगी है, 100 लेबर लगी है, डू नॉट काउंट द कंस्ट्रक्शन विद लेबर क्वांटिटी, काउंट इट विद द माइलस्टोन्स की जो 6 महीने का हमें समय दिया है, वो समय में पूरा ये चीज हो पाया है कि नहीं. जैसे अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले फेसबुक पे हम अक्सर कर अपडेट अपने डालते हैं वहां पे, जहाँ पे हमने मेंशन किया कि सैंपल फ्लैट्स अभी वहां पे तैयार हो रहे हैं. सो वी वुड हैव 2 सेट ऑफ सैंपल्स. क्यों ये 2 सेट ऑफ सैंपल्स बनाए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे टेरेस में 2 सेट टेरेस होम्स में बनाए गए थे. एक टेरेस जो अटैच था वो किचन के साथ था, दूसरा था आपके बेडरूम के साथ था. तो वी हैव टेकन 2 सैंपल्स, जिसमें एनबीसीसी 2 सैंपल्स तैयार कर रही है, सो दैट इफ समबडी इज कमिंग अप दे शुड अंडरस्टैंड कि इस तरीके का दिखेगा, वेरी सिमिलर टू लो राइज, जैसे लो राइज में बना है. सो कोई भी आपसे पूछता है, प्लीज गाइड देम कि ये जो माइलस्टोन्स है, वी मस्ट लुक एट दोज माइलस्टोन्स. 6 महीने का उन्होंने टाइम दिया है, बट जिस स्पीड में वो काम कर रहे हैं, आई एम श्योर वो 3 महीने के अंदर में ये इसमें काम करने के बाद नेक्स्ट, और उसी में एक स्टेज होती है जहां आपके पूरे प्रोजेक्ट में ग्रीन कलर की एक फिल्म चढ़ाई जाती है, एक नेट्स लगाए जाते हैं फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोसेस. ये सब उस 6 महीने का पार्ट है. तो जब ये हो जाता है, फिर इसके साथ ही इसी 6 महीने में स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल O2 वैली का हो चुका है, दैट रिपोर्ट इज पॉजिटिव. वहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है. देयर आर सर्टेन एडवाइजेस जो IIT दिल्ली ने दिए हैं. टेरेस और ट्रॉपिकल का और अक्टूबर 2nd वीक में स्ट्रक्चरल एनालिसिस होने वाला है कि जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने रिलायबल हैं, क्या उसमें किसी चीज की अपग्रेडेशन की जरूरत है. ये एक रिपोर्ट होती है जो तैयार होती है और वो तकरीबन 30 दिन के अंदर में सबमिट हो जाती है. तो वो आई एम लुकिंग एट दोज रिपोर्ट्स आल्सो. आई हैव सीन O2's रिपोर्ट. वहां पे इट्स ओके, लो राइज इज गुड.
हमारा वाला जो है वो फर्स्ट वीक में चालू होगा. इट विल ओनली स्टार्ट जब आपकी प्रोजेक्ट में क्लीननेस हो जाएगी. क्लीननेस का मतलब से प्रोजेक्ट में सफाई नहीं होती है, जो रस्टी आयरन्स हैं उनको रगड़ना हटा साफ करना होता है. और उसके पहले वो एनालिसिस होता है कि रस्ट के साथ आयरन क्या है. बहुत सारी चीजें होती हैं. इफ somebody is a structural engineer, you will understand. So that was one part of it. Second, there is a lot of discussion going on in various groups. People are coming up to receiver also. मेरे पास भी calls आ रही हैं. Tripartite जो प्री रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर था, प्री रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर डज नॉट मीन्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्रपोजल. बहुत सारे लोग उस ट्राइपार्टाइट जो प्री रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर है उसको सेल समझ रहे हैं कि आप, मैं अपना बेचना चाहता हूं तो कोई बोल रहा है मैं खरीदना चाहता हूं, आपका क्या रेट है, क्या. नो, दिस इज नॉनसेंस. डू नॉट गेट इनटू, डू नॉट एनकरेज दिस एट ऑल. अगर ग्रुप में है तो बिल्कुल उसको साफ करिए. ऑर्डर पढ़िए. ऑर्डर में बहुत साफ लिखा हुआ है कि देयर वाज अ इशू. वो इशू क्या था? लेट्स से महागुन इज कॉलिंग, मिसगुन इज कॉलिंग, बट XYZ हु इज कॉलिंग. सपोज अजय को कॉल कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी फंसी है 30 लाख की, आप एक काम करो हमसे 50 लाख की प्रॉपर्टी ले लो एंड ट्रांसफर दिस टू अस. ट्रांसफर कर रहे थे. बायर्स को पता नहीं है इसमें लीगल हैसल क्या है. बायर उसमें कर देते तो वो प्रॉब्लम में आते. एट द सेम टाइम जो बायर जाता है, जो अमाउंट वहां से निकल के जाती है, दैट वुड क्रिएट डेफिसिट, मोर डेफिसिट इन द प्रोजेक्ट. तो उसको समझते हुए कोर्ट में एक प्रपोजल ये आया कि प्री रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर अलाउ किया जाए. प्री रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर में सेल्स डेफिनेटली एक पार्ट है, बट वो अभी उसके ऊपर कोई भी रोड मैप तैयार नहीं हुआ है. प्री रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर का मतलब सिंपल है. इफ राजुल, इफ लेट्स से अजय, कोई भी किसी को ये लगता है कि मेरा जो फ्लैट है उसकी जो कॉस्ट है उसका मैंने लेट्स से 10 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया या जो भी दे दिया है, एंड आई वांट टू एग्जिट. एग्जिट मींस आई डोंट हैव लिबर्टी टू पे मोर मनी. मैं नहीं दे सकता या मैं फंस गया हूं इसमें. और मिस गुन, XYZ, कोई भी, इवन अमित गुप्ता wants to come into your shoes. मतलब आप वहां से निकलेंगे और कोई और दूसरा आपकी जगह को ऑक्युपाई करेगा एंड ही विल इंश्योर कि जो आपके ड्यूज हैं, ड्यूज मतलब जो आपके यूनिट के जो पेंडिंग अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट के बाद आपका क्या कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ये सारी चीजें ड्यूज जब तक क्लियर नहीं होंगी आप एग्जिट नहीं ले पाओगे. If somebody comes up and he says, I will take all the charge of it, whatever is the due, I will pay, and I will pay that amount to Amit Gupta. Let's say 50 lakhs का फ्लैट है, अमित गुप्ता ने 20 lakhs दिया है, I am taking that property. Now that would be a legal transfer. फर्स्ट ट्रांसफर जो है वो लीगल ट्रांसफर है, तो वो लीगल ट्रांसफर कहलाएगा. यस, देयर इज अ सेल्स एंड पार्ट ऑफ इट. ये भी हो सकता है लेटर कोर्स में कि अगर अजय को कोई अपनी फ्लैट बेचनी है तो क्या अमित गुप्ता उसके फ्लैट को ले सकता है, लेगा तो क्या कॉस्ट होगा. इस पे अभी कोई रोड मैप तैयार नहीं है. आपको याद होगा मैंने एक सेल्स एंड मार्केटिंग इन्वेंटरी प्रपोजल भी उनको दिया था. अगर आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे खोल के, मैंने उसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिखा था, वैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट इज मैंडेटरी. कि आप आज टेरेस होम्स की लेट्स से F टावर है और अगर वो पॉश रोड साइड फेसिंग है या दूसरे साइड फेसिंग है, ये तो आप इसके मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज अ शेडेड प्रॉपर्टी एंड अ नॉन शेडेड प्रॉपर्टी. मतलब कि प्राइम प्रॉपर्टी क्या है और डमी प्रॉपर्टी, मतलब डमी नहीं, वो शेडेड क्या है. मतलब कई प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छी है, कॉर्नर का है, थ्री वे लुकिंग है, कई ऐसी हैं जिसमें सूरज की रोशनी नहीं आएगी. बिल्डर हमेशा ऐसे करते हैं, शेडेड एंड नॉन शेडेड प्रॉपर्टीज बनती हैं. जिस दिन वैल्यूएशन हो जाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग का, जब ये जो खाका है जो हम जो मैंने प्रेजेंट किया है, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू ऑल that this presentation was appreciated by even by the committee also. उन्होंने भी इस पे काफी कुछ सोचा है और आने वाले 1-2 महीने में सेल्स एंड मार्केटिंग पे भी एक कंसोलिडेटेड प्रपोजल कोर्ट के पास जाने वाला है, मैक्सिमम बाय 1 or 2 or more hearings. उसके बाद वो जाएगा so that court receiver will seek a permission to sell and market. जब सेल एंड मार्केटिंग खुल जाएगी तो उसका जो बेस है वो वैल्यूएशन होगा. वंस दैट वैल्यूएशन कम्स अप कि आज लेट्स से कि टेरेस होम्स में आज की रेट 3200 है, अब मैं अजय का फ्लैट लेना चाहता हूं और अजय निकलना चाहता है, तो अजय का मैं इतना उसको दूंगा और
अप्रिशिएटेड कॉस्ट जो होगी वो अजय अगर मेरे को बेच रहा है तो उतने पे बेच पाएगा। दैट इज अ वेरी लेटर कोर्स। इसके पीछे कोई डिबेट अभी नहीं होनी चाहिए या किसी को भी फ्यूटाइल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जब तक ये कोर्ट एक्नॉलेज नहीं करता है, कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर नहीं देता है। कोर्ट ने सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर पे ऑर्डर दिया है। अगर सुनील को निकलना है इस प्रॉपर्टी से, somebody else is coming into this property on the same cost, और लेट से 10 लाख 50 लाख का प्रॉपर्टी 10 लाख में एडजस्ट होता है और वो 40 लाख में का ड्यूज जो भी आता है और वो देने के लिए तैयार है, देन इट्स ही कैन इजीली मूव एंड दैट्स लीगल। इसमें हमने दो चीजें सिक्योर की हैं। पहली कि अगर कोई जाता है तो उसकी प्रोजेक्ट में दूसरा जो आएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके पैसे को देने के लिए, ड्यूज को देने के लिए। सो प्रोजेक्ट का जो हमारा जो कलेक्शन है प्रोजेक्ट का वो डेफिसिट में नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम कोई बायर लीगल हैसल में नहीं फंसेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो प्री रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर अलाउ नहीं किया था और लोग ट्रांसफर कर करके चले गए और तीसरी चौथी जुडिशरी में कोई डीआरटी में फंसेगा, कोई हाई कोर्ट में बाद में फंसेगा। इन सब लीगल हैसल को खत्म करने का ये एक तरीका था। सो दैट वाज स्वैपिंग और ये सारी चीजें। तो ब्रॉडली इन सारी चीजों पे बात हो रही है। फंडिंग पे आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग गुड अबाउट टेरिस होम्स। हो सकता है बैंक फंडिंग जब भी चालू होगी उसके मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो वो जब भी होगी वी विल गेट एन अपर हैंड एंड आई एम श्योर दैट वी विल गेट दैट फंडिंग। हमारे पास सिर्फ एक चैलेंज है, आई वांट टू शेयर इट विद यू ऑल, कि जो हमारी रिकवरी रही है अभी तक, I should not say this, but yes, वो recovery in comparison to other projects has been very good in a sense कि 10 अक्टूबर तक 31 अगस्त तक हमारे पास तकरीबन 25 करोड़ रुपए टेरिस से थे और तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए शायद ट्रॉपिकल से थे, और that total amount was somewhere around 161 odd crore for all projects, जो कि 15 सितंबर के बाद मतलब 20 सितंबर तक का जो मैंने डेटा देखा है उसके हिसाब से we have got 200 crores कलेक्टिवली। और सेंचुरियन से जो हमारा जो टेरिस होम से जो फंडिंग गया है दैट इज समथिंग अराउंड टेरिस का मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ समवेयर अराउंड 30 करोड़ एंड पूरा प्रोजेक्ट का समवेयर अराउंड 45 to 50 करोड़ वी हैव टच्ड अपॉन एंड दैट इज almost double the amount put together by all projects, which does not means we should keep on we should be boosting ourselves कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, we are still not doing it. All I am suggesting is, since I am being working with all these stakeholders, I am reiterating it, do not make a mockery of the schedule. आपको 15 सितंबर एक्सटेंडेड डेट दी थी, 15 सितंबर के बाद स्टिक करिए, नेक्स्ट डेट जो आ रही है वहां पे स्टिक करिए। 30th तक हम देख रहे हैं कि बायर्स का रिस्पांस क्या है। We have had a long discussions in terms of it, और बहुत सारे लोग, आप लोगों को भी पता है that this discussion is going on into multiple directions. अगर कोई बायर इसको मॉकरी बनाता है कि जैसे कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि अभी तक पे कर रहे हैं और लिख रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, उनके कुछ जेन्युइन रीजंस रहे होंगे, किसी का कुछ मनी वापस स्टक हो गया, बाद में आया, लेट उनका रिकॉल हुआ, वो कर रहे हैं तो इट्स गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इफ समबडी इज डेलिबरेटली डूइंग इट, they will have to pay the consequences, maybe not now, maybe नवंबर की जो हियरिंग है, जो कलेक्शन है उसके बेसिस पे किया जाएगा। बट आई एम हैप्पी कि टेरेस, ट्रॉपिकल या पूरे हमारे लो राइज सब के जो प्रोजेक्ट हैं, लो राइज वाले और ट्रॉपिकल वालों को थोड़ा और पुल अप करना पड़ेगा एंड दे हैव टू स्टिक टू देयर पेमेंट शेड्यूल। अगर वो स्टिक करते हैं, टेरेस होम्स वाले स्टिक करते हैं, तो हमारे पास till the time being we do not have an alternative source, हमारे पास इतना सब्सटेंशियल पैसा ना भी हो लेकिन एटलीस्ट सब्सटेंशियल का हाफ पैसा भी होता है, we can keep mobilizing गॉरसन और एनबीसीसी कि हमारे काम को आप कंटिन्यू करो, पेस को स्लो नहीं होना चाहिए। एक बार पेस स्लो हो जाएगी, पैसे खत्म होने लग जाएंगे, सोर्स नहीं बनेगा, तो वो मल्टीपल तरीके से हम प्रॉब्लम में आएंगे। अभी हम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है। डू नॉट गो विद व्हाट पेपर सेज, न्यूज़पेपर सेज, इंटेलेक्चुअल माइंड इन ग्रुप सेज, डू नॉट बिलीव देम। हमारे पास वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, हमारे फंडिंग जो है सिक्योर्ड है 3 की, वो सिक्योर्ड फंडिंग भी अक्टूबर एंड नवंबर में वी विल गेट इट, एसबीआई वाली जो आपको पता है, वी विल गेट दैट। देन वी हैव टेरेस, बैंक फंडिंग भी आएगी, बट ये फंडिंग हमारे वर्क फोर्स को और स्पीड देगी, मोमेंटम देगी। टिल द टाइम बिंग वी आर नॉट गेटिंग दैट, बायर्स को जो अपना इनिशियल ड्यूज देना है वो दें। बहुत सारे लोग अभी भी लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं,
बैंक नहीं दे रहा है, मेरा ये नहीं दे रहा है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड बैंक नहीं दे रहा है, बैंक का भी पार्ट जो है वो पॉसिबली दिस मंथ एंड इट इज गोइंग टू एंड, क्योंकि अब जो मैंने आपको अभी बताया था, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को आरबीआई ने लिखा है टू एक्सपीडाइट द जुडिशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर ऑल दीज, आई एम श्योर बाय दिस मंथ्स एंड एवरीथिंग विल बी सेटल्ड एंड स्टिल वी हैव नवंबर। तो जो लोग अपनी जेब से दे सकते हैं, आपका 10 इंस्टॉलमेंट के बाद, बिलीव मी आई एम नॉट गोइंग एनी हार्ड ऑन एनीवन, बट 10 किस्त में आपको देना है यार। मतलब अगर किसी का 10 लाख भी है तो उसको अभी सिर्फ 1 लाख देना है। और अगर 1 लाख कोई दे के ये सोच रहा है कि बैंक को वो 10 लाख में देना है और बैंक जब तक नहीं देगा मैं नहीं दूंगा, ठीक है, यू मे हैव योर ओन रिजर्वेशंस, आप मत दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि अगर कुछ ऐसा मिल सकता है तो प्रोजेक्ट में जो पैसा आएगा वो प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है और वो आगे आपके प्रोजेक्ट में ही यूज होगा। देयर इज अ फुल फ्लेजेड प्लान ऑफ एवरीथिंग। पीपल हैव स्टार्टेड मॉकिंग रिसीवर्स ऑन वेरियस फ्रंट्स कि ईमेल का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, आईवीआर उन्होंने बना दिया, आईवीआर का वो जवाब कैसे देंगे, क्या दिन भर वो सुनेंगे? डू यू थिंक एक रिसीवर जैसा ऑफिस आपकी रामायण सुनने के लिए उसने आईवीआर बनाया है? या जो आप ईमेल भेज रहे हो वो ईमेल पे वो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, दैट डज नॉट मीन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सी, बायर्स की जो क्वेरीज है ना, मैंने खुद देखा है पिछले 3 दिनों में, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेरीज हैं। पहला क्या था कि जब ये जून में प्रपोजल आया था या जुलाई में जब ये शेड्यूल बना था, हर कोई रिसीवर को ये बोल रहा था मेरा बैलेंस कितना है, मेरा बैलेंस कितना है। मतलब 9 आउट ऑफ 10 क्वेरीज वाज फॉर दिस समथिंग। अब लोगों की क्वेरी क्या है कि मेरे को कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब बायर्स हैव एक्सेप्टेड दैट दे वुड नॉट गेट दैट अमाउंट फ्रॉम रिसीवर, नाउ दे देमसेल्व्स हैव टू कैलकुलेट इट, नाउ दे हैव स्टार्टेड कैलकुलेटिंग इट। अब वो कैसे करना है वाला स्टेज भी हम पार कर चुके हैं। जो लोग इन दो चीजों को लेके क्वेरी कर रहे हैं, दे विल नेवर गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर। बैंकों को लेके अगर कोई क्वेरी कर रहा है कि बैंक का जो प्रोसेस है, कि बैंक मेरे को ट्राइपार्टाइट बोल रहा है, बैंक मेरे को ये बोल रहा है, बैंक मेरे को वो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरी बैटरी जा रही है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। क्वेरीज पे मैं था कि कस्टमर क्वेरीज था। सी वी, हम सारे बायर्स जो है ना, जैसे ग्रुप में आपने देखा होगा ना, ग्रुप में रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं और हम उसको रिप्लाई करने से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? इट इज नॉट दैट वी डोंट वांट टू रिप्लाई टू देम, वी वांट, दीज आर सिमिलर क्वेश्चंस, बायर हैव टू अपडेट देमसेल्व्स। सी, जब हम आम्रपाली को देते थे, ये सारा काम आम्रपाली अपने 3 फ्लोर के ऑफिस में करता था, 300 का स्टाफ रखता था और वहां पे हर लेवल के आईक्यू के लेवल के लोग जाते थे और वो वहां पे उसने हेल्पलेस बना रखा था। वो 10 साल और 5 साल पुरानी बात थी। अब वो मोड नहीं है। किसी को भी कोई ऑफिस रिसीवर तब तक नहीं खोलेंगे वो जब तक हम बायर्स या हमारे इश्यूज मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं आएंगे। ही डज नॉट वांट्स टू क्रिएट अ हेल्प डेस्क कि वो आए हर रोज और एक ही, मतलब हर दो एक आदमी वहां अगर कोई बैठता है, सो फॉरगेट कि आप क्या क्वेरीज ला रहे हो। अगर मैं वहां बैठा हूं या कल को कोई भी सुनील वहां बैठा है और उसके पास 100 आदमी आ रहे हैं और वो एक ही चीज पूछेंगे, एंड ऑफ द डे सुनील विल से कि ये खोला क्यों है, why have we opened this help desk? So the idea is कि we must get to a maturity, forget दूसरे buyers क्या कह रहे हैं। हमारे ग्रुप में we want our buyers to be educated। ये सारी चीजें अब डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। पहले आप क्या करते थे, डिमांड का इंतजार करते थे, आप चेक बनाते थे, बिल्डर के ऑफिस जाते थे, अपना पेट्रोल खर्च करते थे, टाइम खर्च करते थे और वहां देते थे। अभी क्या है कि आपको पढ़ना है, एडवाइजरी उन्होंने बना रखी है। अच्छा, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट एडवाइजरी, उस एडवाइजरी में जो रिसीवर के साइड पे थी, वहां पे एक मिस्टेक हो गई थी उनसे, which we have correct I have corrected yesterday। I asked the IT team to do it। उन्होंने वो करेक्ट कर दिया है वहां पे। तो जो भी डीडी बनेगा वो किसके नाम पे बनेगा, बायर्स के साइड से, वो उन्होंने वहां करेक्ट कर दिया है। सो इफ समबडी आस्क यू कि वो डीडी किसके नाम से बनेगा, डू नॉट स्पून फीड हिम। उसको बोलो रिसीवर साइड पे जाए, वहां पे एडवाइजरी को पढ़े और किसके नाम पे डीडी बनना है वो देखे। व्हाई यू विल गाइड देम टू डू सो? बिकॉज वंस ही विल गो टू, हो सकता है वो ना जाए, क्योंकि हर किसी को होता ना कि अब अमित गुप्ता ने बोल दिया, अमित गुप्ता थोड़ा समझदार है या अमित गुप्ता को पता है, लेट्स से अमित जो बोल रहा है वो सही है। नो, डू नॉट फॉलो दिस प्रोसेस। आप एडवाइजरी को पढ़ो,
क्या लिखा है वो पढ़ो एंड देन टेक योर कॉल। कल को आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी, यू विल बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हम और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। एनीवेज, तो ये क्वेरीज जो थी, अभी एक क्वेरी बहुत सारी आ रही है। अब जैसे उन्होंने क्यों आईवीआर चालू किया, आईवीआर चालू करने का मतलब ये था कि देयर आर वेरियस सीनियर सिटीजन्स जो ईमेल नहीं लिख पा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जो रिसीवर को कंटिन्यूअसली फोन कर रहे हैं, बट वो वन यूनिलेटरल। अब होता क्या है कि रिसीवर इज नॉट, रिसीवर का नंबर या जो उनके ऑफिस का नंबर है, इट हैज बीन सर्कुलेटेड पब्लिकली। अब कोई भी उठा के उनको फोन कर रहा है कि सर मेरा इतना पैसा था, इतना बकाया था। अब दे आर नॉट देयर फॉर दिस पेटी इश्यूज ना। ये सब करने के लिए बायर के लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पेमेंट करनी, सब बना दिया है। आईवीआर को चालू करने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर कोई बोलने में, लिखने में किसी को प्रॉब्लम है, कोई उनको फोन नहीं कर पा रहा है, तो वो अपना वॉइस रिकॉर्डिंग कर दे। आईवीआर का मतलब ये नहीं है कि वहां पे टू वे कम्युनिकेशन होगा, कि मैं कुछ बोलूंगा वहां से कुछ आएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। आईवीआर मींस आपकी क्या प्रॉब्लम है आप उनको बता दीजिए, एंड बिलीव मी, जो वहां पे लड़का है अनुराग, वो पूरे दिन आपकी आईवीआर को सुन रहा है। मैं वहां पे 3 दिन था, आईवीआर पे सिर्फ वो नहीं सुन रहा है, दैट आईवीआर हैज बीन राउटेड टू 2 मोर पीपल। एक रिसीवर के ऑफिस में जो वो रिकॉर्ड बना रहे हैं, और बकायदा रिकॉर्ड बनता है कि सुबह से शाम तक अगर 80 लोगों ने फोन किया तो उन 80 लोगों ने क्या इश्यूज रेज किए। आइडिया आईवीआर को चालू करने का ये है कि स्टैंडर्ड इश्यूज, जैसे सपोज आपने, कोई एक था, 10 लोग एक ही चीज को पूछ रहे हैं, तो उसको एनालाइज करेंगे, एसरटेन करेंगे, और फिर उसके लिए एक सोल्यूशन बना देंगे, सो दैट कि जब वो दूसरे महीने में जाए या दूसरे फेज में जाए तो ये 10 क्वेश्चन साफ हो जाए। हर नए इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पुराने बैकलॉग को क्लियर करना होगा, ये इसका मोटिव है। और दैट आईवीआर इज राउटेड टू 2 मोर पीपल। एक एनबीसीसी को भी जा रहा है, आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं 3 दिन था वहां पे तो मुझे पता है। अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कल जब मैं 3 घंटे था वहां पे, तो आई हर्ड 2 और 3 आईवीआर्स जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि एनबीसीसी जो है, वो जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो मैंने आपसे अभी किया था, जिसका जिक्र किया था, वो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या एनालिसिस हो रहा है। these are futile questions. Nobody has ever read the tender of NBCC. उसमें लिखा हुआ है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट बनेगी, this is written. But anyways, अगर कोई इस तरीके के क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन NBCC उसको डॉक्यूमेंट कर रही है कि उनके क्या क्वेश्चंस है, सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है। इस तरीके से बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस है जो वो एड्रेस कर रहे हैं, और एक जा रहा है फॉरेंसिक ऑडिट को। इफ समबडी इज सेइंग कि फॉरेंसिक ऑडिट में जो था, अब डिफॉल्टर पे बहुत सारे लोग आईवीआर कर रहे हैं। कल 80 आईवीआर्स जो थे, 80 कॉल्स, मोर देन 80 कॉल्स वाज रिसीव्ड बाय रिसीवर ऑफिस आस्किंग फॉर कि मेरा नाम डिफॉल्टर में है कि नहीं, हाउ वुड आई नो। सी, दैट इज अगेन अ फ्यूटाइल क्वेश्चन। क्यों? वी मस्ट अंडरस्टैंड डिफॉल्टर बायर्स कौन है। डिफॉल्टर बायर्स वो थे जिसको कोर्ट ने बोला है, जिसने जब आम्रपाली ने जब उनको डिमांड भेजी और उन्होंने वो पैसा नहीं जमा किया, दे फेल्ड। अगर उनका कोई प्रॉब्लम है और उन्होंने फेल किया है, अब अगर सुनील को 2015 के बाद, 17 के बाद तो किसी को डिमांड नहीं आई, और उसमें लिखा हुआ है साफ कि दैट डिफॉल्टर बायर्स, मतलब जब आम्रपाली वाज इन एग्जिस्टेंस, कोर्ट ने आम्रपाली को 2018 में फ्रीज किए थे अकाउंट्स, 2017 में मामला आ गया था कोर्ट में, विच सिंपली मींस कि 2017 तक, अक्टूबर में हमने केस फाइल किया था, अक्टूबर के पहले अगर किसी ने भी डिफॉल्ट किया है, अगर सुनील ने के पास कोई पेमेंट की डिमांड आई है और सुनील ने नहीं किया है, व्हिच मींस ही इज ऑन अ डिफॉल्ट साइड, बट आई एम नॉट सेइंग कि इंटेंशनली उसने किया होगा, हो सकता है उसके कुछ रीजंस हो। सो व्हाई डोंट, इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर नेम, से टू आईवीआर दैट कि मेरे पास डिमांड आई थी, आई फेल्ड टू डिपॉजिट दैट मनी एंड दीज वर माय रीजंस। तो कोर्ट रिसीवर या जो बंदा असरटेन कर रहा है आपके क्वेश्चंस को, ही विल नो कि आप उस डिफॉल्टर बायर्स के एक बायर हो, सो दैट वो आपकी चीजों को असरटेन करेगा। हो सकता है आपको बुलाएगा, लेकिन अगर आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे और अननेसेसरी बात करेंगे तो उसका आपको जवाब नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये कह दोगे तो आएगा। मैं जब वहां पे था, मैं आई वाज हियरिंग 80 कॉल्स में से, मेरे को बता, मैं देखा, आई सॉ दैट शीट, 80 calls and 80 calls have been received out of some 170 or 65 odd calls, और उसमें से 80 लोगों ने सिर्फ डिफॉल्टर पूछ रहे हैं कि मैं डिफॉल्टर हूं कि नहीं। Who would answer you? Nobody.
फॉरगेट एनी आंसर, कोई नहीं देगा आपको आंसर। ईमेल लिख लो, IVR छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। कैसे कैलकुलेट करना है, कितना है मेरा अमाउंट, नोबडी विल गेट दैट आंसर, किसी को नहीं मिलेगा। इसके लिए एडवाइजरीज बनाई गई हैं, उसको पढ़िए, उसको करिए। सो दैट वाज द IVR पार्ट ऑफ इट। आई वांट यू ऑल टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल, अगर कल को कोई करता है तो। एंड स्पेसिफिकली आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, जो प्री रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर है, डू नॉट लिंक सेल्स एंड मार्केटिंग टू दिस ऑर्डर ऑफ इट। ये बिल्कुल डिफरेंट ऑर्डर है। दैट इज समथिंग कि आपकी जगह पे कोई आएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है वो। उसके लिए जब सेल्स एंड मार्केटिंग प्रपोजल कोर्ट में जाएगा, उसके साथ ही ये अटैच किया जाएगा, और उसके साथ अगर इस तरीके का कोई करना चाहता है तो वो तब गेट खुलेगा, तो वो एक्सप्लोर करेगा। जब वो एक्सप्लोर करेगा तो जो स्वैपिंग ऑप्शन है, रिफंड ऑप्शन है, उसी तरह वहां पे भी कुछ ऑप्शन बनेंगे, और वो ऑप्शन जब बनेंगे तो वो फुल प्रूफ डेटा के साथ अटैच्ड होंगे। उसका एक मेथड बनेगा। जब तक नहीं बनता है, डू नॉट अलाउ दीज स्पैमर्स टू स्पैम द ग्रुप। इनको कोई काम नहीं है, ये ग्रुप में बैठ के सिर्फ यहाँ पे स्पैम कर रहे हैं। मैंने, क्योंकि मैं था, तो मैं जब तक मैं ग्रुप में हूँ, this group has not been made for help desk or to make mockery of the group। बिल्कुल डिलीट मारिए उसको। मैं तो आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि इसमें डिलीट मारिए। अगर किसी के पास राइट्स नहीं है तो आस्क मी कि मेरे पास राइट्स नहीं है। यू ऑल आर एडमिन यार, आप लोग रिस्पॉन्सिबल बंदे हो। आपको लगता है कि आपको अपना क्लास जो है मेंटेन और डेकोरम मेंटेन करना, अपना फ्लोर मेंटेन करना आपका खुद का काम है यार। और बायर्स को एजुकेट करना, उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, ये हमारा विजन है। हमारा विजन किसी को ये नहीं है कि हम कोई पेमेंट नहीं कर रहा तो हम उसको बोले पेमेंट कर दो। नो, वी हैव टोल्ड देम, इफ समबडी आस्क अगेन, पोलाइटली हम्बली टेल देम बॉस यस यू हैव टू डू इट। और उसके कुछ नहीं करना है। हमने जो सेंचुरियन की साइट बनाई है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई भी आपसे पूछता है पेमेंट शेड्यूल क्या है, पेमेंट कैसे करना है, रिसीवर की साइड में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ हमारी छोटी सी एक लिंक वहां से उठाओ और उसको पोस्ट कर दो कि इसको पढ़ लो और इसको पढ़ के फॉलो कर लो। बिलीव मी, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पीपल आर रीडिंग दोस मैसेजेस, but somebody who does not want to read and want to sleep it, you can pretend to sleep, you आप उनको उठा नहीं सकते। So that was one part of it। इसके अलावा आप लोग, इसके अलावा भी बहुत इश्यूज हैं, I'll not go into details of it। अगर आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हो, या कोई सजेशंस है जो आपको लग रहे हैं, क्योंकि I'll be meeting him tomorrow again and day after tomorrow again। We are on to a recovery model also, जिसपे अभी डिस्कशन पेंडिंग है। So I'll be talking to him on to these fronts also, and there are certain issues which have come to my notice, जिसमें buyers are trying to kind of play a little smart with the receiver in terms of calculating their dues। तो उस पे भी हम एक थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं। आई एम श्योर मनोज राउत जी ने आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी होगी। तो वो, अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा बंदा है जिसने आम्रपाली को, आपके हर किसी के लेजर शीट में या ERP शीट में कंपोनेंट था इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन करके, उस इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन में ही यूज्ड टू चार्ज सम इंटरेस्ट। अगर किसी के में अमाउंट में लिखा है, सपोज मेरे अमित गुप्ता के अमाउंट में लिखा है 20,000, मैंने दिया या नहीं दिया वो भी लिखा होगा वहां पे। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मेरे को उनकी ERPs नहीं चाहिए या उनका प्रूफ नहीं चाहिए। बट अगर किसी ने दिया है और उसके ERP में या उसके पास कोई प्रूफ है, तो काइंडली पास ऑन टू दोज प्रूफ्स टू मी। वी आर वर्किंग ऑन टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मेथड। ऑल दिस इज टू मेक श्योर कि बायर्स जो है वो अननेसेसरी एक्सप्लॉइट ना होए। बायर्स एट द सेम टाइम अगर स्मार्ट बन रहा है, I'll be very honest with you, buyers are playing very smart। I have a certain 12 lakh rupees from Terrace Homes, जो मैंने उनकी शीट्स देखी हैं, 12 लाख रुपए से ऊपर मैंने सर्टेन किया है जो बायर्स ने इंटरेस्ट पोर्शन दिया है। बिल्डर को उन्होंने इंटरेस्ट पोर्शन दिया, सपोज किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख रुपए दिया। अब वो क्या कर रहे हैं कि जब उनको पेमेंट में अपना बताना हो रहा है कि मैंने पेमेंट जो दिया है वो बिल्डर को कितना दिया, तो वो 1-1.5 लाख जो दिया उन्होंने, वो इंटरेस्ट पोर्शन को भी अपने इसमें जोड़ दे रहे हैं। एंड फाइनली दे आर सेइंग कि नहीं, ये तो हमने ज्यादा पैसा दे दिया है, विच इज रॉन्ग। इंटरेस्ट पोर्शन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर BBA।
इंटरेस्ट पार्शन वाज योर डिफॉल्ट, अगर आपने पेमेंट देने में डिफॉल्ट की है। हाँ, उसमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं अभी आई स्पोक टू 5 और 6 पीपल इन लास्ट 15 डेज, मुझे कई लोगों ने उसमें से रीच आउट किया जिनको मैंने ईमेल के माध्यम से, बिकॉज सेंचुरियन पार्क की आईडीज पे आई कीप ऑन रिसीविंग ईमेल्स एंड क्वेरीज। तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अमित जी, हमने तो जो 1.25 लाख रुपए था वो हमारा बच रहा है। मैंने पूछा कि आपका कैसे बच रहा है? उन्होंने कहा हमने इतना पैसा दे दिया। आई आस्क्ड देम मुझे अपना पेमेंट रसीद भेजो, ईआरपी भेजो। देन आई स्पॉटेड कि जो इंटरेस्ट पोर्शन था, वो इंटरेस्ट पोर्शन उनसे चार्ज किया था बिल्डर ने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो लिटिगेशन में जब केस था। आपको याद होगा 11-12 के आसपास 1 साल के लिए काम बंद था। 11 से 12 के बीच में, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, उस समय बंद था। फिर आम्रपाली ने हर किसी को एक लेटर भेजा था कि अब मामला सुलझ गया है और अब आप पेमेंट देना चालू करो। उसने उस 1 साल के वैक्यूम में कुछ इंटरेस्ट पोर्शन चार्ज किया था हर किसी पे, और बहुत सारे पे। तो जो लोग नहीं दिए दे आर फाइन, उनको नहीं देना है। लेकिन जिन्होंने दे दिया है वो अमाउंट, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बैक दैट अमाउंट, क्योंकि वो उनसे चार्ज हुआ था। हमारा जॉब ये है कि अगर कोई ऐसा केस है, सो वी शुड पुट टू द नोटिस टू रिसीवर कि आप इस तरीके का जो केस है, तो इनको भी केस बाय केस थोड़ा स्टडी करिए। और स्टडी करने के बाद अगर किसी का अननेसेसरी उनसे पैसा लिया गया है, तो व्हाट कुड बी द वे आउट टू दीज पीपल। 12 लाख अगर किसी ने दिए हैं, तो 12 लाख अमाउंट में से लेट से 5 लाख या 4 लाख जेन्युइन अमाउंट है। जैसे मेरा केस, मैं आपको अपना ही केस बताता हूँ कि 2011 से 12 में जब ये काम बंद था, बिल्डर ने मेरे अगेंस्ट में जीरो पीरियड को सर्टेन पोर्शन लगा के 12,000 समथिंग अमाउंट मेरे इंटरेस्ट पोर्शन में लिखा था। आई आस्क्ड हिम इन 2013 ये क्यों लिखा है? ही सेड कि नहीं सर, वो तो हमारा ईआरपी है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन आपके पास क्योंकि हमने काम नहीं किया, तो वी विल एट द पोजीशन टाइम वी विल मेक इट अ जीरो। लेकिन मैंने क्योंकि उस समय 13 में क्वेश्चन किया था, उसने मेरे को लिख के मेरे डॉक्यूमेंट में दे दिया दैट वी विल मेक इट जीरो। इट्स आई हैव दैट प्रूफ कि मेरे अगेंस्ट में 12,000 जो थे वो इंटरेस्ट के अननेसेसरी चार्ज किए गए थे। बहुत सारे लोग, समझदार लोग थे, उन्होंने शायद पूछा नहीं। कुछ लेम लोग थे, या कुछ जिनको बोल दो कि बहुत सॉफ्ट थे, उन्होंने चुपचाप उठा के भी दे दिया। उनको जहमत नहीं महसूस हुई पूछने की कि जब काम बंद था, लिटिगेशन में था, तो हमसे क्यों पैसे चार्ज किए। उन्होंने दे दिया। अब जब उन्होंने दे दिया, तो या तो उनके पैसे का कुछ किनारा हो कि क्यों क्या दिया, बट दैट अमाउंट डज नॉट इंक्लूड्स योर बैलेंस अमाउंट। आप उसको उससे दूर रखिए। उसका क्या होगा 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख का, दैट इज टू बी डिसाइडेड। कोर्ट डिसाइड करे, रिसीवर डिसाइड करे, इट इज अप टू देम। लेकिन आप अगर वो 1 लाख 2 लाख को अपने बैलेंस में इंक्लूड कर लेते हो और बाद में जाके बैलेंस माइनस कर देते हो, तो वो हमारे प्रोजेक्ट का रिसीवेबल कम करता है। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज बायर्स, बट हम क्योंकि डेटा असर्टेन करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल गेट टू दैट। तो अगर किसी ने पे किया है, किसी का कोई चार्ज लगा है, तो काइंडली शेयर दोज डॉक्यूमेंट्स टू मी, ताकि हम उसको वैलिडेट करें। सो दैट वाज ये ब्रॉडली कुछ मीटिंग्स का भी पार्ट रहा है इसमें। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड एंड आस्क। नमस्कार अमित जी, मैं मुकेश खरे बोल रहा हूँ। जी बताइए। अमित जी, एक्चुअली हो सकता है मेरा क्वेश्चन रिपीटेटिव हो, बट इट इज रिगार्डिंग द बैंकिंग। मैं एसबीआई में गया था गाजियाबाद में, तो उन्होंने कहा यस आप डॉक्यूमेंट्स ले आइए, जिसमें उन्होंने बोला कि डिमांड लेटर, जिसमें वो बोल रहे थे कोई 10-12 पेजेस होंगे, और यूको बैंक से कोई चालान की बात कर रहे थे। तो जब मैंने वेबसाइट के ऊपर देखा, तो मुझे सिर्फ 2 पेज का लेटर मिला है, डिमांड लेटर। ये 10-12 पेजेस कौन से हैं जो वो मांग रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नो, 10-12 पेज नहीं है। पहली चीज, बैंक के बाबू लोग कितना अच्छे से काम करते हैं वो सबको पता है। बट अगेन मुकेश जी, इट इज आवर प्रॉब्लम कि हम उनके बात पे आ जाते हैं और हम वो करने लग जाते हैं। उन्होंने बोल दिया वहां चले जाओ, और हम फिर वहां भागने लग जाते हैं। हमारा जो वो 12 और 10 पेज बोल रहे हैं, फॉरगेट 10 और 12 पेज। डिमांड लेटर स्पेसिफिकली रिसीवर की वेबसाइट पे और हमारी वेबसाइट पे, जो उन्होंने 5वें और 6वें महीने में रिलीज किया था स्पेसिफिकली बाय नेम ऑफ डिमांड लेटर, वो हमारे पास है। दूसरा,
उसको आप अगर फॉर अ टाइम बिंग नहीं कंसीडर करते हैं और ये कंसीडर करते हैं, तो उन्होंने जब एक अपना नोट बनाया था और पेमेंट शेड्यूल बनाया था ना, आप उस जी पेमेंट शेड्यूल की एडवाइजरीज को पढ़ेंगे ना, तो जी उसमें लिखा हुआ है साफ कि काइंडली ट्रीट दिस शेड्यूल एज अ डिमांड लेटर। और ओके आप उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो 2 या 4 पेज का कुछ उसमें लिखा है, वो आप पढ़ लीजिए। और पेमेंट शेड्यूल उसके बाद सब्सिक्वेंट पेमेंट शेड्यूल्स हैं वो, तो वो मेरा ख्याल है 4, 8, 10 पन्ने का वो होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे करके उन्होंने बना रखे हैं। आप वो एडवाइजरी निकालिए, उसके साथ आप अगर टेरेस होम्स में है तो ग्रुप 3 का पेमेंट शेड्यूल निकालिए और उसको उनको दे दीजिए। दैट इज ओके सब्सटेंशियल इनफ इंफॉर्मेशन फॉर देम। 12 पन्ने 10 पन्ने पे मत जाइए। जी उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये चाहिए कि क्या डिमांड लेटर आपको मिला। द आंसर इज यस। डिमांड लेटर उनकी वेबसाइट पे भी है, हमारी वेबसाइट पे भी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पेमेंट शेड्यूल की जो एडवाइजरी है उसको पढ़िए, उसमें साफ लिखा है काइंडली ट्रीट दिस लेटर एज अ डिमांड लेटर। सारे बैंकों के लिए उन्होंने लिखा है, वो भी है। उसके साथ पेमेंट शेड्यूल है, जो वो 10 पन्ने बोल रहे हैं, दैट इज पेमेंट शेड्यूल। आप उसको डाउनलोड करिए और वो उनको अटैच करके दे दीजिए। बट इसके साथ आपको चालान भी देना पड़ेगा, जो कि आपको यूको बैंक साइट से ऑफलाइन मोड में निकालना पड़ेगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपको ये बताया गया, अगर कोई आपसे रिलेटेड बायर ग्रुप में कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन पूछता है तो आप उनको गाइड करिए, डेफिनेटली इनको भी एजुकेट करिए। डेफिनेटली आई विल डू दैट। Hello, this is Ajay Dureja. I just have two small things. One is customer data mein dekha wo that is again been opened for update. I had last updated it, and what? So will I be able to see the last updated data now because it's asking for fresh update? So what is the purpose of opening that up? Is it just because I want to revise the data from time to time? Then I should update it, or yeah, because I've already submitted all the data last time. अजय जी, So when is it to be updated next? नो इट इज वेयर इज टू बी अपडेटेड का आंसर है कि आपको वहीं पे अपडेट करना है। इसका Hey, when? एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट इट। मैंने अभी जो फर्स्ट हाफ में इसके पहले जो डिस्कशन किया था कस्टमर डेटा पे, आई टोल्ड अबाउट कि कस्टमर डेटा का विजन क्या है, कस्टमर डेटा में क्या अपडेट करना है और इसको कौन करेगा और ये कहाँ राउट हो रहा है, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया। बट मैं आपको अभी शॉर्ट में भी बता देता हूँ। No, I heard that. I heard that. So I've updated all the data last time in September, and ठीक है, am I supposed to update that when I make the next payment in November? यस एनी अपडेट का मतलब ये है कि जब आप में कोई चेंजेस होता है, आपको लगता है कि मेरा फोन नंबर चेंज हो गया तो अपडेट कर सकते हैं। आपने कोई पेमेंट की, उसमें कोई चेंजेस हुई हैं, एनी चेंजेस सब्सिक्वेंट चेंजेस फ्रॉम द लास्ट अपडेट, अगर वो होता है तो आप करेंगे। उसमें क्या होगा, जैसे सपोज आपका ईमेल है, मैं आपको बहुत लेमैन में समझाता हूँ। सपोज आपने अपना ईमेल डाला, जीमेल का कोई ईमेल डाल दिया, अब somehow वो हैक हो गया, ब्लॉक हो गया, आप यूज नहीं करना चाह रहे, आप कोई दूसरा डालना चाह रहे हैं। द मोमेंट यू अपडेट इट, वो जो ईमेल जहां पे वो पुराना वाला है ना, वो हट जाएगा और ये वहां पे नया जगह ले लेगा। So that will minimize quote receivers and their master data's headache, कि वो अब बार बार उनको नहीं करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो वो सिंक्रोनाइज्ड हो गया है उससे। अगर आपका एड्रेस चेंज होगा तो वो वहां पे एड्रेस चेंज दिखेगा। आपने जो अमाउंट पे की, जैसे सपोज आपने आज, आपका बैलेंस 5 लाख था, आपने आज 1 लाख दे दी, अब बैलेंस इज 4 लाख। अब आपने वहां अपडेट कर दिया रिसीवर की साइट पे जाके, तो वो 4 लाख बैलेंस दिखाएगा। तो ये उसमें सब्सिक्वेंटली ऐड होता चला जाएगा और इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी वो मेंटेन कर रहे हैं कि आप कितने बार उसको चेंज कर रहे हो। जैसे हम लोग कुकीज बोलते हैं ना, आप अगर कभी वेबसाइट्स, मल्टीपल वेबसाइट्स खोलते हैं तो एक आ जाता है हिस्ट्री कि आपने ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया। उसी तरीके से एक आपका जो बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड हर बायर का, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ कंपाइलिंग एवरीथिंग। तो आपका डेटा वहां जमता जाएगा, लेकिन उसको अपडेट तभी करें जब जरूरत हो। विदाउट जरूरत लोग कर रहे हैं, विच इज फेयरली रॉन्ग। अब जैसे किसी ने आज कर दिया, सपोज ईमेल डाल दी, अब ईमेल डाल दी तो उन्होंने, अब उनको एकदम से पता चला कि स्वैपिंग होना है तो उन्होंने स्वैपिंग का डाल दिया। अब हो सकता है कल को उनको दिमाग में आए कि स्वैपिंग हटा दो, रिफंड डाल दो।
तो ये कर सकते हैं, ये बायर्स के लिए ही बनाया गया है। और उसको हमने दोबारा, मैंने उनसे इसीलिए बोला कि इसको ओटीपी को ऑफ करो और इसको ऑन करो बायर्स के लिए, ताकि मल्टीपल कुकीज बनने दो, लेकिन बायर्स की जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है वो वहां पे आनी चाहिए। और उसमें एक अपडेट नया डाल दिया गया है कि जो भी आप डालेंगे वहाँ छोटा सा रिमार्क, पहले जो रिमार्क होते थे वो थोड़ा सब उसमें कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते थे, बट एक ब्रीफ रिमार्क अब उसमें जाता है। अगर कोई ऐसा रिमार्क आपने लिखा है जो आपके लिए इमीडिएट अटेंशन चाहिए, आप अगर ईमेल नहीं भी कर रहे हैं, उनको फोन नहीं भी कर रहे हैं, और कोई ऐसी क्वेरीज है आपके डेटा से रिलेटेड या आपके इश्यूज से रिलेटेड, वो वहां पढ़ के और आपको एड्रेस करने में सक्षम होंगे। The second part was the basic agreement data and this data and the earlier agreement and the payments that we are updating now. इसका reconciliation, what kind of time frame will that be? उनके साइड से हो रहा है रिकंसिलिएशन, वहां पे हो रहा है। हमें कब तक, in what time frame will we come to know कि हमारा जो agreement data था and the current data is matching and the payment made earlier? You will not get it. ये प्रोसेस ही इसीलिए बनाया गया है, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपका पहले क्या था अभी क्या है। सी, मैंने यही पहले हाफ में समझाया कि जो आप बना रहे हो इट विल बी अपडेटेड देयर। जब आप वहां बैठेंगे, आपका कोई ईमेल का प्रॉब्लम है, कोई फोन नंबर का प्रॉब्लम है, तो वो देन एंड देयर सॉल्व हो जाता है। आपका कोई बीबीए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, वो रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन किया जा रहा है कि आप उनके पास क्या रिकॉर्ड है, दैट इज देयर वैलिडेशन वैल्यू, कि उनके पास क्या है, आप क्या लिख रहे हो उसको वो मैच करेंगे। लेकिन कब मैच करेंगे? अप्रोप्रिएट टाइम। वो अप्रोप्रिएट टाइम क्या है? अगर आपका कोई ऐसा इश्यूज है जो इमीडिएटली अटेंशन मांग रहा है, तो वो उसको, आपको मैंने बताया ना, वहां पे लिखा हुआ है कि आपका इश्यूज आप उसमें लिखिए अपना। अगर इमीडिएट अटेंशन मांगता है, दे विल कम बैक टू यू, यू नीड नॉट टू रन आफ्टर देम। सेकंड, अप्रोप्रिएट टाइम और जंक्चर क्या होगा? वो होगा आपका पोजीशन का टाइम। सपोज आपने पूरी पेमेंट कर दी एज पर द शेड्यूल, एवरीथिंग इज डन। अब जब आपका वैलिडेशन का समय आएगा, पोजीशन के समय पे, वो बोलेंगे अजय जी अब आप अपना बीबीए लाइए। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो उनके पास है, लेकिन आपने क्या लिखा, आप वो लेके वहां पे जाएंगे, आपका और उनका फिर मैच किया जाएगा। सो दैट मैचिंग विल कम ऑन अ लेटर स्टेजेस, अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। कि अगर किसी का सपोज, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज किसी का ट्रांसफर का केस था, जैसे कि आपने किसी और से फ्लैट लिया, हो सकता है वो फ्लैट अभी आपके नाम पे भी दिख रहा हो और उसके नाम पे भी दिख रहा हो, या आपके नाम पे दिख रहा हो उसके नाम पे ना दिख रहा हो। अगर उसके नाम पे नहीं दिख रहा है, वो सेम फ्लैट आपके पास भी है, तो उसको भी एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना डिटेल भरो। डुप्लीकेट एंट्रीज, हो सकता है कस्टमर डेटा में ये एंट्रीज ना हो, फॉरेंसिक ऑडिटर ने ना करी हो, इसको स्पॉट करने के लिए ही ये मैकेनिज्म बनाया गया है कि जिसकी एंट्रीज मैच नहीं कर रही हैं वो अपना अलग से फॉर्म भरे, सो दैट कि उस यूनिट के अगेंस्ट में कितनी एंट्रीज आई हैं, कितने इंफॉर्मेशन आई हैं, वो कंपाइल करके एक जगह रिपोजिटरी में रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा है, सपोज आपके नाम पे फ्लैट दिख रहा है लेकिन जिसने पहले लिया उसके नाम पे नहीं दिख रहा है, और उसने अपना कुछ इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर किया, हो सकता है वो उसको बुलाएंगे, उसको बुला के वैलिडेट करेंगे। उनको लगता है कि आपसे भी वैलिडेट करना चाहिए, तो वो आपको भी बुलाएंगे, वैलिडेट करेंगे। क्यों करेंगे? उसका रीजन सिंपल है, वो इमीडिएट अटेंशन इसलिए चाहिए इस प्रॉब्लम को, इश्यूज को, क्योंकि पेमेंट करना है, पेमेंट आपको भी करना है, पेमेंट उसको भी करना है। तो इसके लिए फर्स्ट राइट किसका होगा ये डिसाइड करने के लिए वो प्रोसेस को खत्म करना होता है। इस तरीके के कुछ केसेस आए हैं उनके पास जो वो रूटीन हैंडल कर रहे हैं, और वो केस टू केस बेसिस पे हो रहे हैं। जैसे अभी मैं पिछले 3 दिन में था, तो मैंने 2 पार्टीज को देखा था, उनका केस था, they came up with their records and all, they were validating it. I am not saying this is a routine process, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में हो रहा है। मतलब let's say 1 out of 50 केसेस या 1 out of 100 केसेस इस तरीके का कोई केस आ रहा है डुप्लीकेट या डबल एंट्री का। अब मेरे प्रोजेक्ट में जो एंट्रीज थी वो तो मुझे पता थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एंट्रीज निकल के आई हैं। सो ये मैचिंग का जो आपका क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, it will be on a possession time. If it requires immediate attention to be able to make payment and to find the ownership of flat, whose ownership is on that flat, they will have to immediately addressed, और वो रिसीवर के साइड से ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऐसे बायर्स जितने भी इस तरीके के केसेस हैं वो इंडिविजुअली केस टू केस बेसिस पे वो हैंडल कर रहे हैं।
So no one needs to worry about it. No, which is fine. So I was just wondering कि possession के time पे भी fine, but at least it should be one payment just before the last payment, so that you know So exactly. it won't come. Any reason for not doing बताया it? ना मैंने आपको, यही रीजन है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो और कोई उसके लास्ट पेमेंट कितना करना है वो नहीं आएगा. You have to calculate it. But if you pay more or less, suppose last payment could be less or more than what it should be. So then what is the step after? Hold on, मैं बताता हूँ आपको. आपका जो अमाउंट आपने अनिल शर्मा आम्रपाली को दिया है उसकी कोई गारंटी नहीं है. लेट मी बी वेरी ओपन विद इट. अगर आपका कोई अमाउंट अगर यूको बैंक में आपको लगता है थोड़ा कम गया है, थोड़ा ज्यादा गया है, अगर ज्यादा गया है वो अमाउंट आपको आज नहीं तो कल डिसाइड होकर जब भी इसमें कोई अपग्रेडेड होगा या कुछ होगा, यू विल बी एंटाइटल्ड टू आस्क दैट टू गेट दैट मनी बैक टू रिसीवर. क्यों? क्योंकि वो आपने कोर्ट में दिया है. कोर्ट में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा. लेकिन अगर पुराना कोई मनी है जो आपको लगता है आपने अनिल शर्मा को ज्यादा दिया है, वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपका गया. दैट इज एज सिंपल एज दैट. लेकिन यूको बैंक में अगर कोई पेमेंट जा रही है और वो ज्यादा चली गई है, एक पॉसिबिलिटी है कि जब पोजीशन के टाइम पे मैच किया जाएगा कि यस यू हैव मेड सर्टेन एक्स्ट्रा पेमेंट्स, उस समय जब होंगे आई एम 101% श्योर हमारी पोजीशनिंग अच्छी हो चुकी होगी, फ्लैट्स बिक रहे होंगे, लोग रह रहे होंगे, कोर्ट के पास पैसा होगा आपको वापस करने के लिए. अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू पोजीशन. उस समय पे ये डिसाइड होगा. इसीलिए मैंने बार बार मल्टीपल टाइम्स कहा है, फॉलो द एडवाइजरीज जो कोर्ट रिसीवर ने दी है, जो हमने दी है. ट्राई टू बी एज क्लोज टू योर एक्यूरेट फिगर. हो सकता है 25-50 हजार रुपए कम होगा तो किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप ज्यादा पेमेंट करते हो तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. कब आएगा, कैसे आएगा, वो मोड अभी डेवलप नहीं हुआ है और इसी के लिए ये मोड बनाया जा रहा है. सो दैट वो ओटीपी क्यों आपको दोबारा से रीजनरेट किया गया है, ताकि अगर आपको लगता है सपोज आपको 10 किस्त देनी है, आपको लगा आपने पहली किस्त में स्पॉट नहीं किया कि आपने ज्यादा दे दिया है, दूसरे में नहीं किया, तीसरे में नहीं किया, आपको लगता है आपने ज्यादा दे दिया है पांचवी किस्त में, तो आप अपनी बाकी की किस्तों को उसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. वो आप अपने एंड पे खुद कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को कोई ये बताए कि मैंने कितना पेमेंट कर दिया है, मैंने ज्यादा किया, कम किया, नोबडी विल टेल यू. कोर्ट रिसीवर नहीं करेंगे, वो बहुत स्पष्ट है, उनका ऑफिस स्पष्ट है. वो आपका रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड के साथ मेंटेन करेंगे कि आपने जितना डेटा अपना बनाया है या जो आपका डेटा दिख रहा है, क्या वो उनके डेटा से माइनस में है, प्लस में है. अगर माइनस में है तो क्या माइनस है वो आपको देना है. अगर प्लस में है और वो यूको का कुछ प्लस में है तो वो एंटाइटल्ड होंगे और आप भी एंटाइटल्ड होंगे उसको क्लेम के लिए. Amit ji, 10 more minutes and then we'll close. हाँ, बस 10 मिनट फटाफट we can do it. Anybody has any other question? No, I think I usually cover all these things unless कुछ बहुत specific होगा तो we can always discuss. But अगर किसी का है तो we can do it. Else we can drop this meeting now. हेलो अमित जी, नमस्कार. हेलो अमित जी, मैं मनोज राउत बोल रहा हूँ. एक्चुअली किसी बायर्स का एक क्वेश्चन था आज कि एक ट्राइपार्टी एग्रीमेंट चाहिए, कोर्ट रिसीवर का ट्राइपार्टी एग्रीमेंट में साइन होना चाहिए बैंक लोन के लिए. किसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उनको मांगा है और कोई बैंक में उसने मांगा है. तो ट्राइपार्टी एग्रीमेंट में सर क्या कोर्ट रिसीवर तो कोई साइन तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ वैसे उनको क्या रिप्लाई दे सकते हैं सर? इस पे भी मेरा बात हुआ था उनसे अभी संडे को जब हम बात कर रहे थे बैंकिंग वाले पे, इस पे बात हुआ है. सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, कॉर्पोरेशन, वन यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक ये अभी हुआ क्या है कि बहुत सारे बैंक एक दूसरे के साथ मर्ज हुए थे. जी राइट. अब उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का या किसी का कोई कॉर्पोरेशन का शायद था कुछ इश्यूज था कि वो कह रहे थे हमने लोन दिया, बट यूनियन में क्योंकि वो मर्ज हो गए तो यूनियन वांट्स अ न्यू ट्राइपार्टाइट, इस तरीके का कुछ था. तो ऐसे 5 बैंक बचे हुए हैं जिसका एक नॉर्मल उन्होंने 2 पेज का एक मेमोरेंडम बना दिया है, वो उनको दे दिया है. अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये बोलता है कि हमको ट्राइपार्टाइट चाहिए तो देयर आर 2 ways टू डील विद इट. नंबर 1,
अगर आपका जो बायर है, जो लोन जिसका बैंक किसी के साथ है, और अगर वो मांग रहा है, तो आप उनको बोलिए कि या तो वो ट्राइपार्टाइट ले लें और रिसीवर के पास चले जाएं, या वो रिसीवर को भेज दें कि सर ये ट्राइपार्टाइट भेजा, वी नीड योर सिग्नेचर, ही विल डू इट। उनके लिए उनके ऑफिस से कभी किसी को मनाही नहीं हो रही है, मैंने 2-3 लोगों को भेजा है और उनके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। बट जहां तक मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेके है, अगर वो आपको देते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है, तो आप उनसे पूछो वो ट्राइपार्टाइट है कहाँ, उसको कौन बनाएगा। रिसीवर इज नॉट मेकिंग एनी ट्राइपार्टाइट, क्यों? क्योंकि वो उसकी वो रिक्वायरमेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। आप उनसे बोलो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहले वो आपको ट्राइपार्टाइट प्रोवाइड कराए, आप उसको पढ़ो, और उसके बाद उनसे बोलो कि अगर आपको नहीं साइन कर रहे हैं तो आप मुझे दो, मैं रिसीवर के पास जाऊंगा, और फिर वो बायर रिसीवर के पास चले जाए, उनको थ्रू ईमेल IVR उनको बता दे ये सारी चीजें कि मेरे को ये साइन चाहिए, दे विल गेट द वे आउट। सबके लिए ये स्टैंडर्ड है। बट आने वाले 15 से 20 दिन में, प्रोबेबली बाय 15 अक्टूबर समवेयर, ये 4-5 बैंक का जो MOU है, वो 2 पेज का एक MOU है, जो मतलब सबके साथ सहमति से उन्होंने वो बना भी दिया। उन्होंने 1-2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसपे अभी उनकी चल रही है बात, वो क्लियर होते ही वो 2 पेज का अग्रीमेंट वो डायरेक्ट आप बायर को भी दे सकते हैं और वहां पे भी भेज सकते हैं। सो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला जो इशू है, ये 15 दिन में ट्राइपार्टाइट का तो सॉल्व हो जाएगा। बट इन द मीनवाइल जो बायर फॉलो अप कर रहा है, उसको बोलो मेरे को ट्राइपार्टाइट दिखाओ, वो क्या है, व्हाट इज दैट ट्राइपार्टाइट, सेंड इट टू मी। आप उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद रिसीवर को बोलें, एंड आई एम श्योर वो प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा भी यही कर रहा था, देन दे गिव दैट ट्राइपार्टाइट टू देयर बायर्स। वो बायर वहां गए, रिसीवर से साइन कराया उन्होंने 1 पेज का, और उनको वापस दे दिया, and they have got their disbursements. So tripartite उनको बैंक पहले वो ऑब्टेन करें कि क्या है, क्योंकि बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक आपको बोल देते हैं ट्राइपार्टाइट साइन होगा, जैसे आप बोलोगे ट्राइपार्टाइट तो वो क्या है जरा बताओ क्या है, क्योंकि वो तो बैंक को ड्राफ्ट करना है ना, वो रिसीवर तो नहीं ड्राफ्ट करेगा। और जैसे आप उनसे मांगोगे फिर वो बोलने लग जाएंगे अभी हेड ऑफिस नहीं है तो ये नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अ टाइम बाइंग गेम, जिसमें बायर्स को एक डिप्लोमेटिक बोल दो ट्राइपार्टाइट साइन होना है, और वो ट्राइपार्टाइट, अरे ट्राइपार्टाइट आपको देना है ना, यू गिव द ट्राइपार्टाइट टू अस, आई विल गेट इट साइंड फ्रॉम रिसीवर। जब आप उनसे मांगोगे वो भाग जाएंगे वहां से। जी जी सर, क्योंकि मैं ये सारा देख चुका हूँ ना, अभी पिछले 15-20 दिन में लोग इस तरीके का कर रहे हैं। जब मैंने उनको बोला जाओ मांगो, तो वो फिर बैंक देने से मना कर दिया कि अभी ये बना नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो वो 15-20 दिन में आई एम श्योर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Thank you, sir. Thank you. Amit ji, just one other thing. This ACP Supreme Court payment wala jo Google form hai, is that also linked to what you are maintaining, or customer data update? No, it is for my data. Okay, so that is also to be done on payment. Yes, उसका हमने जो उसका मोटिव था, वो उसके 3-4 मोटिव थे उस डेटा को कलेक्ट करने का। पहला मोटिव तो ये था कि बायर कौन से फेज का कौन बायर है, कितना पैसा दिया है, हमारे पास वो रिकॉर्ड हो। ऑब्वियसली हम सबका तो रिकॉर्ड नहीं रख सकते थे, लेकिन जो हमारे ग्रुप में लोग हों, एटलीस्ट उनका रिकॉर्ड होने के साथ हमको एक डेट पता चल जाती है, रिसिप्ट नंबर पता चल जाता है। सपोज कल को आपने कोई पेमेंट की है और उसका कोई इश्यूज आया है, कोई इश्यूज आ गया कि अमित जी, we are running out of time. Alright, so I'll quickly wind it up. तो वो हम अपने लिए मेंटेन कर रहे हैं फॉर आवर ओन यूज, कि कल को अगर बायर्स को हमको किसी बायर का कोई प्रॉब्लम ब्रॉडली अगर आता है तो हम उसको एड्रेस करें, और अपना डेटा सर्टेन करने के लिए है वो। So it has no relevance with the buyer receivers data. Okay, thank you. Thank you, everybody. We have to close this meeting. Thanks for joining. I'll post this video. Thank you, Amit ji. Thank you, Sunil. Thank you.